अध्याय 15 अंधेरा जंगल। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। फिल्च उन्हें पहली मंजिल पर प्रोफेसर मैगोनिकल की स्टडी में ले गया, जहां वे बैठ गए और एक दूसरे से कुछ बोले बिना इंतजार करने लगे। हरमाइनी कांप रही थी। लंबी मनगढ़ंत कहानियां, बचने के उपाय और बहाने हैरी के दिमाग में एक दूसरे से टकराते रहे, परंतु हर बहाना दूसरे से कमजोर नजर आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस बार संकट से कैसे दूर होगा। वे बुरी तरह फंस चुके थे। उनसे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे हो गई कि वे अदृश्य चोगे को ही भूल गए। प्रोफेसर मैगोनिकल बिस्तर से बाहर जाने और अंधेरे रात में स्कूल में घूमने के बारे में कोई बहाना नहीं सुनेंगी। सबसे ऊंचे खगोलशास्त्र के टावर पर जाने की तो बात ही छोड़ दें, जहां क्लास के अलावा जाना हमेशा मना था। इसमें नॉर्बर्ट और अदृश्य चोगे को भी जोड़ दें तो वे लोग अपने संदूक पैक कर सकते थे। क्या हैरी को ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था? वह गलत था। जब प्रोफेसर मैगोनिकल आई तो नेविल भी उनके साथ था। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा, वह एकदम बोल पड़ा, हैरी, मैं चेतावनी देने के लिए तुम्हें खोज रहा था। दरअसल मैंने मेल्फॉय को कहते सुना था कि वो तुम्हें पकड़ने वाला है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास ड्रैग। हैरी ने नेविल को चुप करने के लिए अपना सिर तेजी से हिलाया, परंतु प्रोफेसर मैगोनिकल ने देख लिया। जब वे उन तीनों के सिर पर खड़ी हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे वे नॉर्बर्ट से भी ज्यादा तेजी से आग उगलने वाली हैं। आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर फिल्च का कहना है कि आप लोग खगोल शास्त्र के टावर पर गए थे। रात के 1 बज रहे हैं। आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? यह पहली बार था जब हरमाइनी किसी टीचर के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। वो अपनी चप्पलों की तरफ घूर रही थी और किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। मेरे ख्याल से मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ होगा, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। इसे समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। आपने ड्रेको मेल्फॉय को ड्रैगन के बारे में कोई झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना दी ताकि वो बिस्तर से बाहर निकले और मुसीबत में फंस जाए। मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। मुझे लगता है आपको इस बात में मजा आया होगा कि लॉन्ग बॉटम ने भी यह कहानी सुनी और उस पर विश्वास कर लिया। हैरी ने नेविल की तरफ देखा और उसने आंखों ही आंखों में इशारे में उसे बताने की कोशिश की कि यह सच नहीं था, क्योंकि नेविल स्तब्ध खड़ा था। उसे जैसे चोट पहुंची हो। बेचारा हैरी जानता था कि उन्हें चेतावनी देने के लिए अंधेरे में ढूंढने में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। मैं बहुत दुखी हूँ, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। एक ही रात में 4 विद्यार्थी बिस्तर से बाहर थे। मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी। और आप, मिस ग्रेंजर, मुझे लगता था कि आप समझदार हैं। जहां तक आपका सवाल है पॉटर, मैं सोचती थी आपके लिए गुरुद्वार इससे ज्यादा मायने रखता होगा। आप तीनों को डिटेंशन मिलेगा। हाँ, आपको भी मिस्टर लॉन्ग बॉटम। कोई भी चीज आपको रात को स्कूल के बाहर घूमने का अधिकार नहीं देती, खासकर इन दिनों। यह बहुत खतरनाक है और गुरुद्वार के 50 पॉइंट कम हो जाएंगे। 50? हैरी के मुंह से निकल गया। उनकी बढ़त खत्म हो जाएगी, वह बढ़त जो उसने पिछले क्विडिच मैच में हासिल की थी। 50 पॉइंट हर एक के, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा, जो अपनी लंबी नुकीली नाक से तेजी से सांस ले रही थी। प्रोफेसर प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। पॉटर, मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। अब आप सब अपने बिस्तर पर जाएं। मुझे पहले कभी गुरुद्वार के विद्यार्थियों पर इतनी शर्म नहीं आई। 150 पॉइंट कम हो गए। इससे गुरुद्वार आखिरी स्थान पर आ गया। एक ही रात में उन्होंने गुरुद्वार के हाउस कप जीतने की सारी संभावना समाप्त कर दी। हैरी को लगा जैसे उसके पेट की तली गायब हो गई हो। वे लोग इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? हैरी सारी रात नहीं सो पाया। वह सुन रहा था कि नेविल अपने तकिए में घंटों सुबकता रहा। हैरी नहीं जानता था कि उसे सांत्वना देने के लिए उससे क्या कहा जाए। वह जानता था कि उसकी तरह नेविल भी सुबह होने से डर रहा था। क्या होगा जब गुरुद्वार के बाकी विद्यार्थियों को उनकी करतूत का पता चलेगा? हाउस पॉइंट कांच के जिस बड़े स्कोर बोर्ड पर लिखे जाते थे, उसके पास से गुजरते समय पहले तो गुरुद्वार के विद्यार्थियों को लगा जैसे कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। कल से आज के बीच में उनके 150 पॉइंट अचानक कम कैसे हो गए? और फिर कहानी फैलना शुरू हो गई। हैरी पॉटर, मशहूर हैरी पॉटर, 2 क्विडिच मैचों के उनके हीरो ने यह सारे पॉइंट गंवाए थे। उसने और फर्स्ट ईयर के 2 अन्य मूर्ख विद्यार्थियों ने। स्कूल में सबसे लोकप्रिय और प्रशंसीय छात्रों में से एक होने के बजाय अब हैरी को अचानक सबसे ज्यादा नफरत की निगाह से देखा जाने लगा। यहाँ तक कि चीलघात और मेहनतकश के विद्यार्थी भी उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि सभी चाहते थे कि नागशक्ति हाउस कप न जीत पाए। हैरी जहां भी जाता था, लोग उसकी तरफ इशारा करते थे और उसका अपमान करते समय अपनी आवाज धीमी रखने का कष्ट भी नहीं करते थे। दूसरी तरफ नागशक्ति के विद्यार्थी उसके पास से गुजरते समय ताली और सीटी बजाते थे तथा खुश होकर कहते थे, धन्यवाद पॉटर, तुमने हमें जिता दिया। केवल रॉन ने उनका साथ दिया।
सब इस बात को कुछ हफ्तों में भूल जाएंगे। फ्रेड और जॉर्ज ने भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट गंवाए हैं और लोग फिर भी उन्हें पसंद करते हैं। परंतु उन्होंने एक ही झटके में 150 पॉइंट कभी नहीं गंवाए होंगे, है ना? हैरी ने दुखी होकर कहा। हाँ, ये बात तो है, रॉन ने स्वीकार किया। नुकसान की भरपाई करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी, परंतु हैरी ने कसम खाई कि वह आगे से उन चीजों में कभी अपनी टांग नहीं फंसाएगा जिनसे उसका कोई लेना देना ना हो। अब इधर उधर छुप कर जासूसी करना बंद। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो वुड के पास गया और उसने कहा कि वह क्विडिच टीम से इस्तीफा देने को तैयार है। इस्तीफा? वुड गरजा। उससे क्या फायदा होगा? अगर हम क्विडिच में नहीं जीतेंगे तो इन पॉइंट्स को दोबारा कैसे जीत पाएंगे? परंतु यहाँ तक कि क्विडिच का मजा भी अब खत्म हो गया था। प्रैक्टिस के दौरान बाकी की सारी टीम हैरी से बात नहीं करती थी और अगर उन्हें उसके बारे में कुछ कहना होता था तो उसे वे खोजी कहकर बुलाते थे। हरमाइनी और नेविल भी दुख झेल रहे थे। उनका हाल हैरी जितना बुरा तो नहीं था क्योंकि वे उतने लोकप्रिय नहीं थे, परंतु उनसे भी कोई बात नहीं करता था। हरमाइनी ने क्लास में लुका का ध्यान अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया और वह सिर नीचा करके शांति से अपना काम करती रहती थी। हैरी लगभग खुश था कि परीक्षाएं अब ज्यादा दूर नहीं थी। उसे जो ढेर सारा रिवीजन करना था, उसकी वजह से उसका ध्यान अपने दुख पर से हट गया। वह रॉन और हरमाइनी इकट्ठे रहते थे, देर रात तक पढ़ते थे और जटिल जादुई कार्डों के तत्व याद करने की कोशिश करते थे। सम्मोहन और मंत्रों को कंठस्थ करते थे तथा जादुई खोजों और पिशाच विद्रोहों की तारीखें रखते थे। फिर परीक्षाएं शुरू होने के लगभग एक हफ्ते पहले दूसरों के मामले में टांग न फंसाने के हैरी के नए संकल्प का अचानक इम्तिहान हुआ। एक दोपहर लाइब्रेरी से अकेले वापस लौटते समय उसने आगे वाले क्लासरूम में किसी के सुबकने की आवाज सुनी। जब वह पास गया तो उसने कुरिल को बोलते सुना, नहीं नहीं, दोबारा नहीं, प्लीज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे धमकी दे रहा हो। हैरी थोड़ा और पास गया। ठीक है, ठीक है, उसने कुरिल को सुबकते सुना। अगले ही पल कुरिल अपनी पगड़ी सीधी करते हुए क्लासरूम से तेजी से बाहर आया। उसका चेहरा पीला था और ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने ही वाला हो। वह नजरों से ओझल हो गया। हैरी को नहीं लगा कि कुरिल ने उसे देखा था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कुरिल के कदमों की आवाज सुनाई देना बंद नहीं होगी। फिर उसने क्लासरूम में झांका। वह खाली था, परंतु दूसरी तरफ का दरवाजा थोड़ा खुला था। हैरी उसकी तरफ आधी दूरी तक चलकर गया, परंतु तभी उसे याद आया कि उसने दूसरों के मामले में टांग न फंसाने की कसम खाई थी। बहरहाल वह 12 पारस पत्थर दांव पर लगाकर कह सकता था कि स्नेप अभी अभी उस कमरे से बाहर गया होगा और हैरी ने अभी जो सुना था उसके बाद स्नेप की चाल में नई लचक आ गई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुरिल ने आखिरकार हार मान ली थी। हैरी वापस लाइब्रेरी में गया जहां हरमाइनी रॉन की खगोलशास्त्र की परीक्षा ले रही थी। हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या सुना था। स्नेप ने आखिर उसे मना ही लिया, रॉन ने कहा। अगर कुरिल ने उसे बता दिया है कि उसके गुप्त कलाओं के रक्षा के मंत्र कैसे तोड़े जाए, तब भी फ्लफी बचता है, हरमाइनी ने कहा। हो सकता है स्नेप ने हैग्रिड से पूछे बिना ही ये पता लगा लिया हो कि उसे कैसे पार किया जाए, रॉन ने अपने चारों तरफ लगी हजारों किताबों की तरफ देखते हुए कहा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी किताब होगी जिसमें यह लिखा होगा कि 3 सिर वाले दैत्यकार कुत्ते को पार कैसे किया जाए। तो अब हम क्या करें हैरी? रॉन की आंखों में एक बार फिर रोमांचक अभियान की चमक आ गई, परंतु हैरी के जवाब देने से पहले ही हरमाइनी ने जवाब दिया। डंबलडोर के पास जाओ। यह काम हमें सदियों पहले करना चाहिए था। अगर हम अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यह तय है कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हैरी ने कहा। क्विरिल इतने डरे हुए हैं कि वे हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे। स्नेप को तो सिर्फ इतना कहना है कि उसे क्या मालूम दैत्य किस तरह हैलोवीन के दिन अंदर आया और वह उस दिन तीसरी मंजिल के आसपास गया ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है लोग किस पर भरोसा करेंगे, उस पर या हम पर? यह किसी से भी नहीं छुपा है कि हम उससे नफरत करते हैं। डंबलडोर सोचेंगे कि हमने स्नेप को निकलवाने के लिए यह कहानी गढ़ी है। फिल्च भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा, चाहे इस पर उसकी जिंदगी भी दांव पर लगी हो, क्योंकि स्नेप के साथ उसकी दोस्ती है और वह तो यही सोचेगा कि हमें पारस पत्थर या फ्लफी के बारे में मालूम ही नहीं होना चाहिए। हमें बहुत से स्पष्टीकरण देने पड़ेंगे। हरमानी को तो विश्वास हो गया, पर रॉन को नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी खोजबीन करें? नहीं, हैरी ने सपाट लहजे में कहा। हम पहले ही बहुत खोजबीन कर चुके हैं। उसने बृहस्पति का नक्शा निकालकर अपनी तरफ खींचा और उसके उपग्रहों के नाम याद करने लगा। अगली सुबह हैरी, हरमाइनी और नेविल को नाश्ते की टेबल पर चिट्ठियां मिली। सभी में एक ही बात लिखी थी, आपका डिटेंशन आज रात 11 बजे शुरू होगा। प्रवेश हॉल में मिस्टर फिल्च से मिलें। प्रोफेसर एम मैगोनिगल। पॉइंट गंवाने के बवाल में हैरी यह भूल ही गया था कि उन्हें डिटेंशन भी करना था।
उसे लग रहा था कि शायद हरमाइनी यह शिकायत करेगी कि इस वजह से रिवीजन की एक पूरी रात चली जाएगी, परंतु हरमाइनी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हैरी की ही तरह वह भी सोच रही थी कि उन्हें जो सजा मिली थी वह उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। उस रात को 11 बजे उन्होंने हॉल में रॉन से विदा ली और नेविल के साथ नीचे प्रवेश हॉल में गए। फिल्च वहां पहले से ही था और मेलफॉय भी। हैरी यह भूल गया था कि मेलफॉय को भी डिटेंशन मिला था। मेरे पीछे आओ, फिल्च ने एक लैंप जलाते हुए कहा और उन्हें बाहर ले गया। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम लोग दोबारा स्कूल का नियम तोड़ने से पहले 2 बार सोचोगे, है ना? वह कहता रहा और उनकी तरफ बुरी निगाहों से घूरता रहा। और हाँ, अगर मुझ पर छोड़ा जाए तो कड़ी मेहनत और कष्ट सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अब सजा के पुराने तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको कुछ दिनों के लिए कलाइयों से जंजीर बांधकर और छत से उल्टा लटका दिया जाता था। मेरे ऑफिस में अब भी जंजीरें रखी हैं और मैं उनमें तेल लगाता रहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, हम चलते हैं। और हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वे अंधेरे मैदान के पार जा रहे थे। नेविल जोर जोर से सांसें ले रहा था। हैरी सोच रहा था कि न जाने कौन सी सजा उन्हें मिलने वाली है। वह सचमुच भयानक सजा होगी, वरना फिल्च इतना खुश नहीं दिख रहा होता। चांद चमक रहा था, परंतु उसके सामने से उड़ते बादलों की वजह से वे बार बार अंधेरे में छुप जाते थे। सामने हैरी को हैग्रिड की झोपड़ी की खिड़कियों में रोशनी दिख रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम हो फिल्च? जल्दी आओ, हम तत्काल जाना चाहते हैं। हैरी का दिल उछल पड़ा। अगर वे हैग्रिड के साथ कुछ करने वाले थे तो यह उतना बुरा नहीं था। उसकी राहत उसके चेहरे पर झलक गई होगी, क्योंकि फिल्च बोला, लगता है तुम सोच रहे हो कि तुम उस मूर्ख के साथ मजे करने जा रहे हो। दोबारा सोच लो छोकरे, तुम जंगल में जा रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम लोग साबुत वापस नहीं आ पाओगे। यह सुनकर नेविल के मुंह से आ निकल गई और मेलफॉय चलते चलते एकदम रुक गया। जंगल, उसने दोहराया, और वह उतना शांत नहीं लग रहा था जितना आमतौर पर लगता था। हम रात के वक्त वहां नहीं जा सकते, वहां हर तरह के जानवर होते हैं। मैंने सुना है आदम भेड़िए भी। नेविल ने हैरी के दुशाले का सिरा पकड़ा और ऐसी आवाज निकाली जैसे उसका गला रूंध गया हो। यह तुम्हारी समस्या है, फिल्च ने कहा, जिसकी आवाज खुशी के मारे उछल रही थी। उन आदम भेड़ियों के बारे में तुम्हें नियम तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था, है ना? हैग्रिड अंधेरे में उनकी तरफ गया। उसने कहा, हमें यहाँ इंतजार करते करते आधा घंटा हो चुका है। तुम ठीक तो हो हैरी, हरमाइनी? हैग्रिड, मैं इनसे इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं करता, फिल्च ने ठंडे लहजे में कहा। यह मत भूलो कि इन्हें यहाँ सजा देने के लिए लाया गया है। इसलिए तुम्हें देर हो गई, क्यों? हैग्रिड ने फिल्च की तरफ गुस्से से देखा। इन्हें भाषण दे रहे थे। यह तुम्हारा काम नहीं है। तुमने अपना काम कर दिया है, अब इन्हें हमारे हवाले कर दो। मैं सुबह वापस आऊंगा, फिल्च ने कहा, और इनके शरीर के जितने टुकड़े बचेंगे उन सबको वापस ले जाऊंगा। उसने कुटिलता से आगे कहा। फिर वो मुड़ा और महल की तरफ चल दिया। उसका लैंप अंधेरे में लहराता हुआ दूर होता जा रहा था। मेलफॉय हैग्रिड की तरफ मुड़ा। मैं अंधेरे जंगल में नहीं जाऊंगा, मेलफॉय बोला, और हैरी ये सुनकर खुश हुआ कि उसकी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। अगर तुम्हें हॉगवर्ट्स में रहना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हैग्रिड ने गुस्से से कहा। तुमने गलती की है और तुम्हें उस गलती की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परंतु यह नौकरों का काम है, यह विद्यार्थियों का काम नहीं है। मैंने सोचा था कि हमें कुछ लाइनें लिखनी होंगी या ऐसा ही कुछ करना होगा। अगर मेरे डैडी को पता चल जाए कि मैं यह कर रहा हूँ तो वे तुमसे यह कहेंगे कि हॉगवर्ट्स में ऐसा ही होता है, हैग्रिड गुर्राया। लाइनें लिखना, इससे किसी का क्या फायदा होगा? तुम्हें कुछ उपयोगी काम करना होगा, वरना हॉगवर्ट्स को छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें स्कूल से बाहर निकलते देखना चाहते हैं तो तुम महल वापस लौट जाओ और अपना सामान पैक कर लो। चलो। मेलफॉय अपनी जगह से नहीं हिला। उसने हैग्रिड की तरफ गुस्से से देखा, परंतु फिर अपनी निगाह झुका ली। तो फिर ठीक है, हैग्रिड ने कहा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हम आज रात को जो करने जा रहे हैं वो खतरनाक है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी को कुछ नुकसान पहुंचे। कुछ देर हमारे पीछे पीछे ही चलो। वह उन्हें जंगल के सिरे तक ले गया। अपने लैंप को ऊंचा उठाकर उसने एक संकरी घुमावदार पगडंडी दिखाई जो घने काले पेड़ों में गुम हो रही थी। जब वे जंगल की तरफ देख रहे थे तो हल्की हवा ने उनके बाल ऊपर उठा दिए। यहाँ देखो, हैग्रिड ने कहा, जमीन पर पड़ी यह चमकदार चीज देख रहे हो, चांदी जैसी? यह यूनिकॉर्न का खून है। जंगल में एक यूनिकॉर्न है जिसे किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। 1 सप्ताह में यह दूसरी बार हुआ है।
पिछले बुधवार को हमें एक यूनिकॉर्न मरा हुआ मिला था। हमें जाकर बेचारे घायल यूनिकॉर्न को खोजना है। शायद हमें उसे उसके कष्ट से मुक्ति दिलाना पड़े। और क्या होगा अगर यूनिकॉर्न को जिसने घायल किया वो हमें पहले खोज ले? मेल्फॉय ने कहा, जो अपने डर को अपनी आवाज से दूर नहीं रख पा रहा था। अगर तुम हमारे और फैंग के साथ हो तो जंगल में रहने वाली कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हैग्रिड ने कहा। और पगडंडी पर ही रहना, ठीक है? अब हम दो दलों में बंट जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में इस खून की लकीर का पीछा करते हैं। हर तरफ खून फैला है। कम से कम पिछली रात से यह यूनिकॉर्न इधर उधर घूम रहा होगा। मैं फैंग के साथ जाऊंगा, मेल्फॉय ने फैंग के लंबे दांत देखकर जल्दी से कहा। ठीक है, परंतु हम तुम्हें चेतावनी दिए देते हैं, ये डरपोक है, हैग्रिड ने कहा। तो हम हैरी और हरमाइनी एक तरफ जाते हैं और ड्रेको, नेविल और फैंग दूसरी तरफ। और सुनो, अगर किसी को यूनिकॉर्न मिल जाए तो वह हरी चिंगारियां निकाल देगा, ठीक है? अपनी छड़ी उठा लो और अभी अभ्यास करो, इस तरह। और अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो वह लाल चिंगारियां निकालेगा और हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। इसलिए सावधान रहना। अब हम चलते हैं। जंगल काला और शांत था। थोड़ा अंदर जाकर वे पगडंडी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां से दो रास्ते निकलते थे। हैरी, हरमाइनी और हैग्रिड बाएं रास्ते पर चले गए, जबकि मेल्फॉय, नेविल और फैंग दाएं रास्ते पर। वे खामोशी से चलते रहे। उनकी निगाहें धरती पर जमी हुई थीं। कभी कभार चांद की रोशनी ऊपर की शाखाओं के बीच से दिख जाती थी और गिरी हुई पत्तियों पर पड़े चांदी जैसे नीले खून को चमका देती थी। हैरी ने देखा कि हैग्रिड बहुत परेशान लग रहा था। क्या कोई आदम भेड़िया यूनिकॉर्न को मार सकता है? हैरी ने पूछा। आदम भेड़िए उतने तेज नहीं होते, हैग्रिड ने कहा। यूनिकॉर्न को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि वे शक्तिशाली जादुई प्राणी होते हैं। हमने इससे पहले कभी किसी यूनिकॉर्न के घायल होने के बारे में नहीं सुना। वे लोग एक काईदार पेड़ के ठूंठ के पास से गुजरे। हैरी को बहते हुए पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। कहीं आसपास की कोई धारा बह रही होगी। घुमावदार पगडंडी पर यहाँ वहां यूनिकॉर्न के खून के धब्बे अब भी दिख रहे थे। तुम ठीक तो हो हरमाइनी? हैग्रिड फुसफुसाया। चिंता मत करो, अगर वो इतनी बुरी तरह घायल है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता और फिर हम उसे जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाओ। हैग्रिड ने हैरी और हरमाइनी को पकड़ा और उन्हें पगडंडी से हटाकर बलूत के एक ऊंचे पेड़ के पीछे छिपा दिया। उससे एक तीर निकालकर अपने धनुष पर लगाया और धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। वे तीनों सुनते रहे। पास ही में कोई गिरी हुई पत्तियों के ऊपर फिसलता हुआ आ रहा था। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई चोगा जमीन पर घिसट रहा हो। हैग्रिड अंधेरी पगडंडी पर देख रहा था, परंतु कुछ पल बाद आवाज धीमी होती हुई गायब हो गई। हम जानते थे, वह बुदबुदाया। यहाँ पर कोई है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई आदम भेड़िया? हैरी ने सुझाव दिया। न तो ये आदम भेड़िया है, न ही यूनिकॉर्न, हैग्रिड ने उदासी से कहा। ठीक है, हमारे पीछे आओ, परंतु जरा संभल कर। वे लोग और ज्यादा धीमे चलने लगे। हल्के से हल्की आवाज पकड़ने के लिए उनके कान सतर्क थे। अचानक सामने वाली खाली जगह से कोई निश्चित रूप से हिला। कौन है? हैग्रिड बोला। सामने आओ, हमारे पास हथियार है। और खाली जगह में से कोई सामने आया। क्या यह आदमी था या फिर घोड़ा? कमर तक वह आदमी था जिसके लाल बाल और दाढ़ी थे, परंतु उसके नीचे उसका चमकदार शरीर घोड़े जैसा लाल भूरा था और पीछे एक लंबी लाल पूंछ थी। हैरी और हरमाइनी के जबड़े लटक गए। अच्छा, तो तुम हो रोनन, हैग्रिड राहत की सांस लेते हुए बोला। कैसे हो? वह आगे बढ़ा और उसने सेंटोर से हाथ मिलाया। गुड इवनिंग हैग्रिड, रोनन ने कहा। उसकी आवाज गहरी और दुख भरी थी। क्या तुम मुझ पर तीर चलाने वाले थे? बहुत सावधान रहना पड़ रहा है रोनन, हैग्रिड ने अपने धनुष को थपथपाते हुए कहा। इस जंगल में कोई बहुत बुरी चीज घूम रही है। अरे हाँ, यह हैरी पॉटर है और यह है हरमाइनी ग्रेंजर, स्कूल के विद्यार्थी, और यह है रोनन, एक सेंटोर। हमने देख लिया था, हरमाइनी ने धीरे से कहा। गुड इवनिंग, रोनन ने कहा। तो तुम लोग विद्यार्थी हो और तुम स्कूल में बहुत कुछ सीखते होगे, है ना? थोड़ा बहुत, हरमाइनी ने सकुचाते हुए कहा। थोड़ा बहुत, यह तो बहुत अच्छी बात है, रोनन ने आ भरते हुए कहा। उसने अपना सिर पीछे की तरफ किया और आसमान की तरफ घूरा। मंगल ग्रह आज रात बहुत चमक रहा है। हाँ, हैग्रिड ने भी ऊपर देखते हुए कहा। सुनो, हमें खुशी है कि तुम हमें मिल गए रोनन, क्योंकि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया है। तुमने कुछ देखा? रोनन ने तत्काल जवाब नहीं दिया। वो बिना पलक झपकाए ऊपर की तरफ देखता रहा और उसने दोबारा आ भरी।
हमेशा निर्दोष लोग ही पहले शिकार होते हैं, उसने कहा। ऐसा सदियों से होता आ रहा है, यही अब हो रहा है। हाँ, हैग्रिड ने कहा। परंतु तुमने कुछ देखा होगा रोनन, कोई असामान्य चीज। जब हैग्रिड उसकी तरफ बेचैनी से देख रहा था तो रोनन ने दोहराया, मंगल ग्रह आज रात बहुत चमक रहा है, असामान्य तेजी से चमक रहा है। हाँ, पर हमारा मतलब जमीन के आसपास की किसी असामान्य चीज से था, हैग्रिड ने कहा। तो तुमने कोई अजीब चीज नहीं देखी? एक बार फिर रोनन ने जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। आखिर उसने कहा, जंगल में बहुत से रहस्य छुपे होते हैं। रोनन के पीछे पेड़ों में हलचल के कारण हैग्रिड ने अपना एक बार फिर से धनुष उठाया, परंतु यह एक और सेंटोर था, जिसके काले बाल और काला ही शरीर था तथा वह रोनन से ज्यादा जंगली दिख रहा था। हेलो बेन, हैग्रिड ने कहा। सब ठीक है? गुड इवनिंग हैग्रिड, आशा है तुम ठीक हो। ठीक ही है। देखो, हम अभी रोनन से पूछ रहे थे कि क्या उसने यहाँ पर हाल में ही कोई अजीब चीज देखी है। बात यह है कि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? बेन चलकर रोनन के पास खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। मंगल ग्रह आज बहुत चमक रहा है, उसने इतना ही कहा। हमने सुन लिया, हैग्रिड ने चीखते हुए कहा। अच्छा, अगर तुम में से किसी को भी कुछ दिखे तो हमें बताना, ठीक है? अब हम चलते हैं। हैरी और हरमाइनी उस खाली जगह से हैग्रिड के पीछे पीछे चल दिए और वे अपने कंधों के पीछे से रोनन और बेन की तरफ देखते जा रहे थे, जब तक कि वे पेड़ों की वजह से दिखना बंद नहीं हो गए। हैग्रिड ने चिढ़ते हुए कहा, कभी किसी सेंटोर से सीधे जवाब की उम्मीद मत करो, कम बकत सितारे निहारने वाले। चांद से नीचे की किसी चीज में उनकी दिलचस्पी ही नहीं होती है। क्या यहाँ बहुत से सेंटोर्स हैं? हरमाइनी ने पूछा। हाँ, थोड़े बहुत हैं। वे ज्यादातर अपने काम से काम रखते हैं, परंतु अगर हमें उनसे कुछ बात करनी होती है तो वे इतने भले हैं कि आ जाते हैं। सेंटोर्स बहुत गहरे होते हैं, उन्हें बहुत कुछ पता होता है, पर वे ज्यादा बताते नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है जिसकी आवाज हमने पहले सुनी थी वह भी सेंटोर था? हैरी ने कहा। क्या वो आवाज तुम्हें घोड़ों की टाप जैसी लगी थी? नहीं, अगर हमसे पूछा जाए तो वह वही था जो यूनिकॉर्नों को मार रहा है। इस तरह की आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी। वे लोग घने काले पेड़ों के बीच चलते रहे। हैरी घबराहट में अपने कंधे के पीछे देखता रहा। उसे यह डरावना एहसास हो रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए था। वो बहुत खुश था कि उसके साथ हैग्रिड था और उसका धनुष था। वे लोग रास्ते में एक मोड़ पर मुड़े ही थे कि तभी हरमाइनी ने हैग्रिड की बाह पकड़ ली। हैग्रिड देखो, लाल चिंगारियां, वे लोग मुश्किल में हैं। तुम दोनों यहीं रुको, हैग्रिड चिल्लाया। पगडंडी पर ही रहना, हम लौट कर आते हैं। उन्होंने सुना कि वह झाड़ियों को चीरता हुआ जा रहा था। वे दोनों बहुत डरे हुए एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उन्हें चारों तरफ पत्तियों की सरसराहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग घायल हो गए हो? हरमाइनी फुसफुसाई। अगर मैल्फॉय घायल हुआ हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है, परंतु अगर नेविल को कुछ हो गया, हमारी गलती के कारण वह यहाँ पर है। कुछ मिनट गुजर गए। उनके कान सामान्य से ज्यादा चौकन्ने थे। हैरी हवा की हर आहट, हर चटकती टहनी की आवाज सुन सकता था। क्या हो रहा था? बाकी लोग कहाँ थे? आखिरकार एक जोरदार आवाज ने हैग्रिड के लौटने की घोषणा की। मेल्फॉय, नेविल और फैंग उसके साथ थे। हैग्रिड आग बबूला हो रहा था। हुआ यह था कि मेल्फॉय नेविल के पीछे चुपचाप आया था और उसने मजाक में नेविल को पकड़ लिया था। नेविल आतंकित हो गया और उसने लाल चिंगारियां निकाल दी। हम लोगों की किस्मत अच्छी होगी अगर तुम लोगों की उछल कूद के बाद भी हम कुछ पकड़ लें। ठीक है, अब हम दल बदल लेते हैं। नेविल, तुम हमारे और हरमाइनी के साथ रहो। हैरी, तुम फैंग और इस मूर्ख के साथ जाओ। हमें अफसोस है, हैग्रिड ने हैरी से फुसफुसा कर कहा, परंतु तुम्हें डराने के लिए इसे ज्यादा मेहनत करनी होगी और हमें यह काम करना ही है। इस तरह हैरी मेल्फॉय और फैंग के साथ घने जंगल में चल दिया। वे लगभग आधे घंटे तक जंगल के अंदर घुसते चले गए। अब रास्ता दिखना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत घने थे। हैरी ने देखा कि खून की धार अब ज्यादा मोटी हो चली थी। एक पेड़ की जड़ों पर खून के छींटे थे, जैसे वो बेचारा जानवर पास में ही दर्द से छटपटा रहा हो। हैरी को बलूत के एक पुराने पेड़ की गुथी शाखाओं के बीच से सामने खाली जगह दिखी। देखो, वह बुदबुदाया और उसने मेल्फॉय को रोकने के लिए हाथ उठाया। जमीन पर कोई चमकीली सफेद चीज चमक रही थी। वे उसके थोड़े करीब गए। वह यूनिकॉर्न ही था और मर चुका था। हैरी ने इतना सुंदर और दुखद दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जहां वह गिरा था वहां उसकी लंबी दुबली टांगे अजीब तरह से उलझी हुई थी और गहरे रंग की पत्तियों पर उसके बाल मोतियों की तरह सफेद बिखरे हुए थे।
हैरी ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी सरसराहट की आवाज के कारण वो जहां खड़ा था वहां पर ही खड़ा रह गया। खाली जगह की कोने वाली झाड़ी हिली, फिर छायाओं के बीच से नकाब पहने एक आकृति जमीन पर रेंगती हुई आई, जैसे कोई जानवर शिकार करने जा रहा हो। हैरी, मेलफॉय और फैंग जैसे मूर्ति बन गए। चोगा पहनी आकृति यूनिकॉर्न के पास पहुंची। उसने जानवर के बगल में लगे घाव पर अपना मुंह झुकाया और उसको खून पीना शुरू कर दिया। आ! मेलफॉय के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसने पलटकर दौड़ लगा दी। फैंग ने भी ऐसा ही किया। नकाबपोश आकृति ने अपना सिर उठाया और सीधे हैरी की तरफ देखा। यूनिकॉर्न का खून उसके मुंह से अब भी टपक रहा था। आकृति अपने पैरों पर खड़ी हुई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। हैरी डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी उसके सिर में इतनी तेज दर्द हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के निशान में आग लगा दी गई हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसने अपने पीछे टापों की आवाजें सुनी और फिर किसी ने उसके ऊपर से कूदकर आकृति पर हमला कर दिया। हैरी के सिर में इतना भयानक दर्द हो रहा था कि वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे ठीक होने में 1-2 मिनट लग गए। जब उसने ऊपर देखा तो आकृति जा चुकी थी। एक सेंटोर उसके पास खड़ा था। वह रोनन या बेन नहीं था। वह उनसे अधिक युवा था। उसके सफेद भूरे बाल थे और शरीर पीला सुनहरा। तुम ठीक तो हो? सेंटोर ने पूछा और हैरी को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। हाँ, धन्यवाद। वह क्या था? सेंटोर ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से नीली थीं, पीले नीलम की तरह। उसने हैरी की तरफ गौर से देखा और उसकी निगाह उस निशान पर पड़ी जो हैरी के माथे पर लाल सुर्ख चमक रहा था। वह बोला, तुम हैरी पॉटर हो। बेहतर होगा कि तुम हैग्रिड के पास वापस लौट जाओ। जंगल इस वक्त सुरक्षित नहीं है, खासतौर पर तुम्हारे लिए। क्या तुम सवारी कर सकते हो? इस तरह तुम जल्दी पहुंच जाओगे। मेरा नाम फिरेंज है। उसने अपने अगले पैरों को झुकाते हुए कहा ताकि हैरी उसकी पीठ पर चढ़ सके। अचानक खाली जगह के दूसरे छोर से टापों की आवाजें आईं। रॉन और बेन पैरों को चीरते हुए आए। वे हाँफ रहे थे और उनके शरीर पसीने से लथपथ थे। फिरेंज, बेन ने गरजते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी पीठ पर एक इंसान बैठा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम कोई साधारण खच्चर हो? तुम्हें पता है ये कौन है? फिरेंज ने कहा, यह हैरी पॉटर है। यह जितनी जल्दी जंगल से चला जाए उतना ही अच्छा है। तुमने उसे कितनी बातें बता दी है? बेन गुर्राया। याद रखो फिरेंज, हमने कसम खाई है कि हम ईश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या हमने ग्रहों की गतिविधियों में यह नहीं पढ़ा है कि आगे क्या होने वाला है? रोनन ने बेचैन होकर जमीन पर अपने पंजे पटके। मुझे विश्वास है फिरेंज ने सोचा होगा कि वह सही काम कर रहा है, उसने अपनी उदास आवाज में कहा। बेन ने अपने पिछले पैरों को गुस्से से पटका। सही काम? सही और गलत से हमें क्या लेना देना? सेंटरों को सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि क्या भविष्यवाणी की गई है। यह हमारा काम नहीं है कि हमारे जंगल में भटकने वाले इंसानों के पीछे हम गधों की तरह दौड़ते फिरे। फिरेंज अचानक गुस्से में अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और हैरी को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसके कंधे पकड़ने पड़े। क्या तुमने उस यूनिकॉर्न को नहीं देखा? फिरेंज ने बेन से चीख कर कहा। क्या तुम यह नहीं जानते हो कि उसे क्यों मारा गया है? या तुम्हें ग्रहों ने यह वह रहस्य नहीं बताया? मैं खुद को जंगल में छिपी उस चीज के खिलाफ करता हूँ बेन। हाँ, चाहे इसके लिए मुझे इंसानों का साथ ही क्यों न देना पड़े। और फिरेंज ने दौड़ लगा दी। हैरी उसे जितनी अच्छी तरह से पकड़ सकता था पकड़े रहा। वे पेड़ों के बीच चलते रहे। रोनन और बेन काफी पीछे छूट गए थे। हैरी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था। बेन इतने गुस्से में क्यों है? उसने पूछा। वैसे वह चीज क्या थी जिससे आपने मुझे बचाया है? फिरेंज इतना धीमा हो गया कि वो लगभग पैदल चलने लगा। उसने हैरी को चेतावनी दी कि वो अपना सिर झुका कर रखे क्योंकि कई शाखाएं बहुत नीचे लटक रही थी, परंतु उसने हैरी के सवाल का जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से इतनी देर तक पेड़ों के बीच चलते रहे कि हैरी ने सोचा कि फिरेंज अब उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। जब वे लोग बहुत ज्यादा घने पेड़ों से गुजर रहे थे तो फिरेंज अचानक रुक गया। हैरी पॉटर, क्या तुम जानते हो यूनिकॉर्न का खून किस काम आता है? नहीं, हैरी ने कहा, जो इस अजीब सवाल से चौंक गया था। हमने जादुई काढ़े में सिर्फ इसके सींग और पूंछ के बालों का इस्तेमाल किया है। इसलिए क्योंकि यूनिकॉर्न को मारना एक राक्षसी काम है, फिरेंज बोला। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, सिर्फ वही यह पाप कर सकता है। यूनिकॉर्न का खून आपको जिंदा रखेगा, चाहे अब मौत से 1 इंच भी दूर हो, परंतु भयानक कीमत पर। आपने खुद को बचाने के लिए एक पवित्र और असहाय जीव को मारा है और इसलिए आपकी जिंदगी अधूरी होगी, शापित होगी, उसी पल से जब उसका खून आपके होठों को छुएगा।
हैरी ने फिरेंज के सिर के पीछे की तरफ घूरा, जो चांदनी में चितकबरा चांदी जैसा चमक रहा था। परंतु कौन इतना तावला होगा, उसने कहा। अगर आपको हमेशा के लिए शाप मिलने वाला है तो इससे तो मौत बेहतर है ना? सच है, फिरेंज सहमत हुआ। जब तक कि आपको सिर्फ तभी तक जिंदा रहना हो जिसके बाद आप कुछ और पीने वाले हो, कोई ऐसी चीज जो आपको पूरी शक्ति और ताकत दिला देगी, कोई ऐसी चीज जिसे पीने के बाद आप कभी नहीं मर सकते। मिस्टर पॉटर, क्या तुम्हें पता है इस समय स्कूल में क्या छिपा हुआ है? पारस पत्थर, जाहिर है आयु बढ़ाने वाला अमृत, परंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने शक्तिशाली बनने के लिए कई साल इंतजार किया है, जो जीवन से चिपका हुआ है और अपने मौके का इंतजार कर रहा है? ऐसा लगा जैसे हैरी का दिल किसी लोहे के शिकंजे में जकड़ लिया गया हो। पेड़ों की सरसराहट के ऊपर उसे एक बार फिर वही बातें याद आईं जो हैग्रिड ने उसे उस रात को बताई थी जब वे पहली बार मिले थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया है। हमें लगता है कि यह बेकार की बात है। हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी इंसानियत थी कि वो मर जाता। क्या आपका मतलब है? हैरी ने दबी आवाज में कहा। वह वॉल। हैरी, हैरी, तुम ठीक तो हो? हरमाइनी पगडंडी पर उनकी तरफ भागती आ रही थी और हैग्रिड हरमाइनी के पीछे हाँफता हुआ चल रहा था। मैं ठीक हूँ, हैरी ने कहा। वह नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। यूनिकॉर्न मर चुका है हैग्रिड, वह उस पीछे वाली खाली जगह पर है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, फिरेंज बुदबुदाया जब हैग्रिड यूनिकॉर्न को देखने के लिए जल्दी से गया। अब तुम सुरक्षित हो। हैरी उसकी पीठ से फिसलकर उतर गया। गुड लक हैरी पॉटर, फिरेंज ने कहा। ग्रह नक्षत्रों को पहले भी गलत पढ़ा गया है और ऐसा करने में सेंटोस से भी गलतियां हुई हैं। मुझे आशा है यह भी एक ऐसा ही मौका होगा। वह मुड़ा और कांपते हुए हैरी को पीछे छोड़कर टापे भरता हुआ जंगल की गहराइयों में चला गया। रॉन उनके लौटने का इंतजार करते करते अंधेरे हॉल में ही सो गया था। जब हैरी ने उसे हिलाकर जगाया तो वो क्विडिच के फाउल के बारे में कुछ चिल्लाया। कुछ ही पल में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब हैरी ने उसे और हरमाइनी को यह बताया शुरू किया कि अंधेरे जंगल में क्या हुआ था। हैरी से बैठा नहीं जा रहा था। वह आग के सामने इधर से उधर घूम रहा था। वह अब भी कांप रहा था। स्नेप वोल्डेमॉर्ट के लिए पत्थर चाहता है और वोल्डेमॉर्ट जंगल में इंतजार कर रहा है, और इतने समय से हम सोच रहे थे कि स्नेप सिर्फ अमीर बनने के लिए। उसका नाम मत लो, रॉन ने दहशत में फुसफुसाते हुए कहा, जैसे उसे लग रहा हो कि वोल्डेमॉर्ट उनकी बातें सुन सकता है। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिरेंज ने मुझे बताया, परंतु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेन आग बबूला हो रहा था। वो कह रहा था कि ग्रहों ने जो बताया है उसे होने देने में किसी तरह का दखल नहीं देना चाहिए। सितारों ने शायद उन्हें यह बता दिया है कि वोल्डेमॉर्ट वापस लौट रहा है। बेन सोचता है कि वोल्डेमॉर्ट जब मुझे मार रहा था तो फिरेंज को ऐसा होने देना चाहिए था। मुझे लगता है शायद यह भी सितारों में लिखा हुआ है। उसका नाम लेना बंद करो, रॉन चिल्लाया। तो मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि स्नेप वो पत्थर चुरा ले, हैरी तेजी से बोलता जा रहा था। फिर वोल्डेमॉर्ट वापस आ जाएगा और मुझे खत्म कर देगा। मुझे लगता है तब जाकर बेन को खुशी मिलेगी। हरमाइनी बहुत डरी हुई दिख रही थी, परंतु उसने तसल्ली देने वाली एक बात कही। हैरी, सब कहते हैं कि तुम जानते हो कौन सिर्फ एक आदमी से डरता है, डंबलडोर से। अगर डंबलडोर आसपास है तो तुम जानते हो कौन तुम्हें छू भी नहीं सकता। वैसे भी कौन कहता है कि सेंटोस हमेशा सही होते हैं? मुझे तो यह भविष्यवाणी करने जैसा लगता है। और प्रोफेसर मैगोनिकल कहती है कि ये जादू की एक बहुत ही संदिग्ध और अनिश्चित शाखा है। आसमान में उजाला होने तक उनकी बातें खत्म नहीं हुई। वे थके हारे अपने बिस्तर पर गए। उनके गले दुख रहे थे, परंतु रात के आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुए थे। जब हैरी ने अपनी चादर खोली तो उसके नीचे उसका अदृश्य चोगा तय किया हुआ रखा था। उसके साथ एक कागज भी था, वक्त जरूरत के लिए।